इसी ईंट से जोड़ जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, पूरा मकान बना देते हैं, पूरा बिल्डिंग में 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर पूरा का पूरा बिल्डिंग बन जाता है। तो जस्ट उसी तरह से, सेम उसी प्रोसेस से हमारा बॉडी जो बना हुआ है सेल से बना हुआ है, सेल से सेल जुड़ता है, फिर सेल से सेल जुड़ता है और जुड़ जुड़ के क्या बनाता है, पूरा बॉडी बना देता है। एक सेल जो है ये माइक्रोस्कोपिक है और इस सेल का जो आविष्कार किया हुआ किसने किया, इस डिस्कवरी किया हुआ किसने किया, वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी को इस सेल को एक कॉर्क सेल में खोजा था। कॉर्क मतलब क्या होता है, कॉर्क में मीन्स होता है लकड़ी। जैसे लकड़ी है, लकड़ी का छाल, जो कोई पेड़ पौधा हो गया उसका जो छाल है, उसी छाल में उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा कि एक सेल, मतलब बहुत सारा सेल था। तो जब उसने कट कर उसको क्या दिखाई दिया, एक हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दिया, मतलब बहुत सारा उसको खाली स्पेस दिखाई दिया। इसका नाम उन्होंने क्या दिया, सेल। अब सवाल आता है उसका नाम सेल ही क्यों दिया। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, एक खाली कमरा। तो वह क्या पूरा का पूरा खाली था, जो कि नॉन लिविंग सेल था अभी। फिर लिविंग सेल का खोज किसने किया, वो क्या, लुवेन हुक ने 1674 ईस्वी को उन्होंने एक पॉन्ड वाटर से एक सेल लिया, उसी से उन्होंने क्या खोजा, लिविंग सेल को खोजा। तो एग्जाम में 2 चीज याद रखना है कि सेल का जो डिस्कवरी किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसमें, डेड सेल था वो। अगर लिविंग सेल की बात कर रहा है तो किसने क्या है, वो क्या है, ल्यूवेन हुक ने। और कब क्या, ल्यूवेन हुक ने 1674 ईस्वी को इन्होंने ल्यूवेन हुक ने डिस्कवरी किया था। सेल पे एक थ्योरी दिया है निकलसन एंड सिंगर ने। उन दोनों ने क्या कहा कि सेल जो है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना हुआ है, और साथ ही साथ सेल जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब कि जैसे एक सेल है, पहले जो अभी सेल है उसी सेल से दूसरा सेल बनता है, फिर जो पहले वाला सेल था उसी सेल से दूसरा बन रहा है। मतलब क्या, धीरे 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 जो पिछला सेल है उसी से आगे बढ़ रहा है। तो इसको क्या बोल दिए, प्री एग्जिस्टिंग होता है। तो सेल क्या समझ गए आप लोग कि छोटा छोटा यूनिट है, एक छोटा यूनिट है जिससे हम लोग का पूरा बॉडी बना हुआ है। अब देखो जितना भी जीव हो गया, जंतु हो गया, पेड़ पौधा, सब किससे बना हुआ है, सेल से बना है। चाहे वो लिविंग जितना भी लिविंग थिंग, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, आदमी हो, जानवर हो, कुछ भी हो, सब किससे बना है, सेल से बना है। तो भैया ये जो सेल से बना है इससे तो 2 तरह का प्राणी बन गया, जो यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल से बना हुआ है, और दूसरा क्या, जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है। तो जो एक सेल से जिसका पूरा बॉडी बना हुआ है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर या फिर एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मतलब कि उसका पूरा का पूरा बॉडी सिर्फ एक ही कोशिका का बना हुआ है, उसका सारा का सारा फंक्शन उसी एक कोशिका से होगा। जैसे भैया अगर आप अपने घर में हैं और अकेले हैं पूरे घर में, तो पूरा घर का काम किसको किसको करना पड़ेगा, आप खुद ना करोगे। आपको झाड़ू भी लगाना है, बर्तन भी साफ करना है, खाना भी बनाना है, आपको अपना पढ़ना भी है। तो पूरा का पूरा काम क्या आपके ऊपर ही आ गया, क्योंकि उस घर में आप अकेले हैं। उसी तरह से जो यूनिसेलुलर है, जो एक कोशिकीय जीव है, उसका सारा का सारा काम, चाहे वो एक्सपायरेशन हो, रिस्पायरेशन हो या फिर डाइजेशन हो, सारा का सारा काम किसमें होता है, उसी एक सेल में। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, क्या है उदाहरण, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या है, बहुकोशिकीय जीव। जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें क्या 2 या 2 से अधिक सेल होगा। जैसे आदमी हम लोग है, हम लोग में बिलियंस ऑफ सेल है, गाय हो गया बिलियंस ऑफ सेल है। तो 2 या 2 से अधिक जिसमें सेल पाया जाता है उसको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे ह्यूमन हो गया, टाइगर, लायन, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है जो कि मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुकोशिकीय जीव है। ठीक, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि कोशिका के बारे में पढ़ लिए। तो कोशिका क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गया, क्योंकि इसी से क्या बनता है, हमारा बॉडी बनता है। दूसरा बता दिए, रॉबर्ट हुक ने दिया था, कब दिया था, 1665 ईस्वी को इन्होंने दिया उसको, जो कि डेड सेल था। किसने डेड सेल दिया था, रॉबर्ट हुक। और लिविंग सेल किसने दिया, वो दिया लुईयन हुक ने। और कब दिया था, 1674 ईस्वी को। इसमें बताया कि एक कोशिकीय जीव होता है और क्या, एक बहुकोशिकीय जीव होता है। जो एक कोशिकीय जीव है उसको क्या कहते हैं कि वह एक ही सेल का बना हुआ है, और जो बहुकोशिकीय जीव है वह 2 या 2 से अधिक कोशिका का, 2 या 2 अधिक सेल का बना हुआ है। अब सेल के ही आधार पे
इसको दो तरह से बांटा गया, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, दूसरा क्या, यूकैरियोटिक सेल होता है। सिंपल भाषा में बताएं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब जो पहले जमाने का है, वो क्या है, प्रिमिटिव है। तो जितना भी यूनिसेलुलर होगा, मतलब जितना भी एक कोशिकीय जीव होगा, सब में क्या पाया जाता है, सेल, वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। और जो हायर एनिमल मतलब कि जैसे कि आदमी हो गया, जितना मेमल्स में आता है, गाय हो गया, बकरी, बैल, जितना भी ये सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा वह कैसा होगा, छोटा होता है, देखने में भी क्या होगा, छोटा होगा। जैसे बैक्टीरियल सेल, वह क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और ये क्या होगा, बड़ा होगा, जैसे क्या, ह्यूमन का सेल सॉरी, टाइगर का सेल, लायन का सेल, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो न्यूक्लियस होता है वो भी एब्सेंट रहता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट रहेगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक है इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। तो भैया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दो तीन डिफरेंस याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक है वो क्या होगा, छोटा होगा, और जो यूकैरियोटिक होगा वो बड़ा होगा। एक हो गया। दूसरा क्या कि जो यूकैरियोटिक है वो यूनिसेलुलर में पाया जाएगा, मतलब एक कोशिकीय जीव में पाया जाएगा, और जो यूकैरियोटिक है वो बहुकोशिकीय जीव में पाया जाएगा, मतलब मल्टी सेलुलर में पाया जाएगा। मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी मतलब दो से अधिक। उसके बाद चलते हैं कि इसके पास जो है प्रोकैरियोटिक, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, न्यूक्लियस भी नहीं होगा, और ये यूकैरियोटिक के पास ये दोनों पाया जाएगा, न्यूक्लियस भी पाया जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं कि अभी हम बताएं कि सेल जो है चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, हर एक में पाया जाता है। लेकिन भैया कुछ तो डिफरेंस होगा ना, सेल में कुछ तो डिफरेंस होगा कि जो प्लांट वाला सेल है उसमें कुछ डिफरेंस हो, जो एनिमल सेल है उसका कुछ अलग स्ट्रक्चर हो। हाँ, उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, लेकिन बहुत सारा क्या सिमिलरिटीज भी है, बहुत सारा उसमें समान भी दिखता है, लेकिन बहुत सारा अंतर भी है उन दोनों में। तो वो जो अंतर है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, उसी चीज को हम लोग अभी देख लेते हैं। जो पात सेल, पात जहाँ पात मतलब क्या, पेड़ पौधा मतलब प्लांट। तो प्लांट में जो होता है उसका सेल जो है उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, लेकिन जंतु में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। पहला डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस क्या हुआ कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है कि ये क्लोरोफिल बनाता है, और क्लोरोफिल बनाने के कारण ही क्या वह धूप में सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना सकता है। लेकिन जो जंतु है क्या वह धूप में रहेगा, उसका पेट भर जाएगा, नहीं न भरता। कि इसका मतलब क्या है कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दूसरा, रिक्तिका। रिक्तिका पात्र के पास रहता है जबकि जंतु के पास नहीं होगा। तीसरा डिफरेंस क्या है कि यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, मतलब धूप से अपना खाना बना सकता है पेड़ पौधे वाला सेल, लेकिन जंतु वाला सेल नहीं बना सकता। अभी बताया ना कि अगर हम लोग मान लो रोड पे खड़े हो जाएंगे जहाँ पे धूप है, क्या हमारा पेट भर जाएगा? नहीं भरता। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। उसके बाद कि जो जंतु कोशिका है इसमें सेल वाल नहीं होगा। अभी समझ में आएगा, ये सेल वाल ऑर्गेनेल्स क्या है सब समझ में आएगा। अभी बेसिक से बात कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं कि शेप ऑफ सेल, कि एक सेल का आकार कैसा होगा, उसका दिखावट, उसका बनावट कैसा होगा। सेल जो होता है इसका दिखावट कैसा होगा, अलग सब सेल एक दूसरे से अलग होता है। जैसे क्या, न्यूरॉन सेल मतलब जो जिससे हमारा ब्रेन बना हुआ है, हार्ट सेल, मसल सेल, लीवर सेल, सबका आकार आकृति अलग होता है। आरबीसी, जैसे आरबीसी है डिस्क शेप है, हमारा जो न्यूरॉन सेल है वो ब्रांच है, तो सबका क्या उसके काम के हिसाब से आकार आकृति अलग अलग होता है। तो आप शेप समझ गए कि यह क्या होता है, भिन्न होता है, और सामान्यतः यह आयताकार होता है। अब चलते हैं कि कोशिका का आकार कैसा होगा। सबसे बड़ा सेल जो होता है, सबसे बड़ा सेल किसमें पाया जाएगा, वो होता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे बड़ा सेल है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसका है, माइकोप्लाज्मा, इसको इंग्लिश में पीपीएलओबी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, इसका साइज कितना 0.1 माइक्रोमीटर होता है।
तो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। क्या पढ़ना है? कंपोनेंट ऑफ सेल। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या एक घर में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, तो उस घर में क्या होगा, बहुत सारा मटेरियल्स होगा, खाना बनाने के लिए, सोने के लिए, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, अलग अलग चीज रहता है। आदमी भी बहुत सारा होगा और सबका काम क्या अलग अलग रहता है घर में। तो जस्ट उसी कंपोनेंट ऑफ सेल में सबसे पहले क्या आता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली है क्या, ये जैसे कि आपका घर है, आपके घर में क्या है, बाउंड्री लगा हुआ है ना, उस बाउंड्री के अंदर क्या बहुत सारे आदमी रहते हैं, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो जितना आदमी है घर में, सबका काम क्या है, अलग अलग है। उसी तरह से एक सेल का जो बाउंड्री है, ये जो बाहरी लेयर है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा लेमा कहते हैं। प्लाज्मा लेमा कब कहेंगे, जब प्लांट के नाम से कोई सेल है, कोई प्लांट का सेल है, तो उस समय पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम लेते हैं, किस क्या बोल के, प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है उसको। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली जो है, ये क्या है, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, कोशिका का सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है, जो कि अंदर में जो मटेरियल है उसको सेव करके रखा है। और सबसे बड़ा काम क्या है ये, कि एक सेल से जो दूसरा सेल है उससे सेपरेट है, उससे अलग है यह कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या करता है, जब मान लीजिए कोई सेल है, यह कोई सेल हुआ, यह कोई दूसरा सेल है, तो इन ये दोनों मिक्स ना हो, ये सबसे बड़ा काम है। दूसरा क्या है कि कोशिका झिल्ली जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ, कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई भी अणु है, इस सेल के अंदर डायरेक्टली प्रवेश नहीं कर सकता, डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता है। तो किससे पूछ के जाएगा भाई, वो जाता है पूछ के, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा कौन अंदर आएगा और कौन अंदर नहीं आएगा। इसी को कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, वह सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। पहला काम क्या है कि ये सेपरेट करता है, दूसरा क्या काम है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब ये वो अणु को अपने हिसाब से सेलेक्ट करके अंदर आने देता है, मतलब जो इसको नहीं चाहिए वो नहीं लेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक थ्योरी दिया है, एक उसका नाम है सिंगर एंड निकल्सन। सिंगर और निकल्सन ने क्या कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। किसका बना है, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। उसी में क्या होता है, एक फास्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन गेट होता है। हम इसको डिटेल में पढ़ाएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको देख लीजिएगा। तो एक चीज क्या पढ़े हम लोग कि यह सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, दूसरा क्या पढ़े, लिपिड का और प्रोटीन का बना होता है, और ये किसने दिया था, सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था। इतना याद रखिए आप, एग्जाम के लिए काफी है। उसके बाद चलते हैं कि अभी आपको बताए कि जैसे एक सेल है, सेल तो किसी के पास भी हो सकता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। तो जो एनिमल सेल होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन जो प्लांट सेल है उसके पास ये दोनों होगा, कोशिका झिल्ली भी होगा, लेकिन उसके ऊपर ये कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल भी पाया जाता है। यह सबसे बाहरी लेयर है। कोशिका झिल्ली या सेल वाल एनिमल में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। और ये सबसे बाहरी, सबसे आउटर लेयर है। जैसे आप देखे होंगे कि एक प्लांट है जो, तो उसके बाहर का जो सबसे हार्डेस्ट लेयर है, सबसे पहला सबसे हार्डेस्ट लेयर है, वही क्या है, सेल वाल है। और ये सेल वाल जो है मोटी होती है, और ये मोटी होने के साथ साथ क्या होता है कि अंदर में जो क्रिया हो रहा है तो उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये बना हुआ किसका है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। भैया कि यह जो कोशिका भित्ति है, जो आउटर लेयर है, इतना मजबूत क्यों देता है, कि प्लांट का सुरक्षा कवर ये है, मतलब उसका गार्ड ये हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हुआ, कि उस कि पूरी तरह से उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसको पढ़ लिया आप लोग, कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेल के बॉस के पास। वह कौन है, सेल का बॉस है केंद्रक, न्यूक्लियस कहते हैं उसको।
इसके पास क्या है, इसके पास पूरा पूरा ब्लूप्रिंट है एक सेल का। एक सेल में क्या काम होगा, कितना काम होगा, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना लिपिड चाहिए, कितना एनर्जी बनेगा, सारा का सारा डिसाइड कौन करेगा, यही केंद्रक करेगा। ये केंद्रक जो है ये क्या कहलाता है, बॉस कहलाता है। और क्यों बॉस कहलाएगा, क्योंकि इसका नियंत्रण पूरे सेल पे होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनेल्स हो, कोई भी साइटोप्लाज्म हो, सब किसके डायरेक्शन पे चलता है, वो चलता है न्यूक्लियस के डायरेक्शन पे। और इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 को। किसने किया था, 1831 को रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और किस सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा, अभी भैया आपको पढ़ाए थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में से न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसमें केंद्रक नहीं होता, किसमें होता है, सिर्फ यूकैरियोटिक में होगा। तो भैया ये जो न्यूक्लियस है केंद्रक किसमें पाया जाएगा, सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है। और इसका जो यू लेयर है, मतलब जैसे कि न्यूक्लियस हुआ, इसका जो लेयर है 2 लेयर से बना होता है, एक आउटर लेयर, एक क्या होगा, इनर लेयर। इस तो कितना लेयर का बना हुआ है, डबल लेयर का है। इसके बीच में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहा था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और वो क्रोमोसोम बना होता है डीएनए का। और डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब जैसे हम लोग का हाइट हो गया, आई कलर हो गया, बाल घुंघरेला है, मतलब जो कैरेक्टर तुमको तुम्हारे माता पिता से मिला हुआ है, तो वह क्या है, कैरेक्टर हुआ, हेरिडिटी कैरेक्टर है। लेकिन देखो हमारा बॉडी में हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, वही जीन करता है, जो कि डीएनए का टुकड़ा है। आपको सीधा समझिए कि केंद्रक में क्या रहता है, डीएनए, मतलब क्या, क्रोमोसोम पाया जाता है। और उसी वही क्रोमोसोम के कारण क्या है, वो पूरे बॉडी का, ये पूरे सेल का वो बॉस है। इसके बाद चलते हैं केंद्रक के बाद हमारे पास क्या आता है, केंद्रक द्रव्य। मतलब क्या, इसमें जो फ्लूइड है, इस सेल के पास जो फ्लूइड है, जो पानी की तरह भरा हुआ, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, फिर कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य का 2 भाग है, एक होता है सिस्टोल, दूसरा क्या होता है, अंगकीय ऑर्गेनेल्स। जैसे क्या, जो फ्लूइड वाला पार्ट है, एक सेल, यह सेल है जो इसमें फ्लूइड वाला पार्ट है, उसको क्या कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस्टोल। जो फ्लूइड वाला पार्ट है उसको सिस्टोल कहा जाता है। और जो ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं, जो इसमें छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहा जाता है ऑर्गेनेल्स। यही 2 भाग था साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म हो गया। उसके बाद चलते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर आता है, इसका नाम क्या है, गोल्जी बॉडीज। इसका दूसरा नाम है गोल्जी अपरेटस, या हिंदी में गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। गोल्जी अपरेटस का आविष्कार, डिस्कवरी किसने किया था, वो क्या था, कैमेलियो गोल्जी। एक क्या नाम था, कैमेलियो गोल्जी, जो साइंटिस्ट था, इन्होंने ही खोजा था गोल्जी बॉडी। और इसी के नाम से क्या, गोल्जी बॉडीज नाम पड़ा है। बॉडीज क्यों पड़ा, क्योंकि ये छोटे छोटे नालिका से मिल के क्या बनता है, गोल्जी बॉडी बनता है। ये जो गोल्जी बॉडीज, ऐसा काम क्या है, इसका काम क्या है भैया, इसका काम है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना है उसको अपने पास स्टोर रखना। देखो ये पतली झिल्ली से और चिपटी पुटिका से बना होता है, जो कि पैरेलल रहेगा, सब एक दूसरे के। जैसे ये है, क्या है, ये एक दूसरे के सब पैरेलल है। और ये जो है आरबीसी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। जैसे आरबीसी सेल है, उसमें गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटस नहीं पाया जाएगा। इसका सब तो मेन काम से क्या हुआ, इसका भैया मेन काम क्या, इसका मेन काम हुआ लिपिड को बनाना। लिपिड ये बनाता है और स्टोर क्या करता है, प्रोटीन को। कंफ्यूज नहीं करना है, प्रोटीन ये नहीं बनाएगा, गोल्जी बॉडी प्रोटीन को नहीं बनाएगा, सिर्फ क्या करता है, लिपिड को बनाता है। तब प्रोटीन क्या करेगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना था उसको यह सिर्फ और सिर्फ स्टोर करने का काम करता है, मतलब अपने पास रखने का काम करेगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, एनर्जी बनता है। और किस फॉर्म में एनर्जी बनेगा, एटीपी, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी बनता है। और कहाँ पे बनता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी से क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं।
इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो 2 लेयर का बना होता है और ये क्रेब्स साइकिल का स्थान भी है। क्रेब्स साइकिल मतलब जहाँ से ऊर्जा को बनाया जाता है, ऊर्जा बनता है, तो वो कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, ये गृह घर भी कहते हैं, गृह हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो समझ में आ गया, क्योंकि ये एटीपी मतलब ऊर्जा का निर्माण करता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? ये ऊर्जा का निर्माण करता है। सबसे ज्यादा ये माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाएगा? ये सेल में बहुत, ऐसा नहीं एक ही होता है, बहुत सारा होता है कि एक सेल में जितना काम होगा उसके हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया हो। जैसे कि फ्लाइट सेल, जैसे कि बर्ड है, बर्ड का पंख जो है ना उसमें बहुत सारा क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बना सके। ये हो गया। उसके बाद चलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारा सब कहाँ पाया जाता है? एक ही सेल के अंदर पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 2 तरह का होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बात करें तो एक होगा खुरदुरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों तो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही भैया। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका 2 भाग होता है, बताए। एक खुरदुरा वाला और दूसरा क्या? चिकना वाला पार्ट होगा। तो जो चिकना वाला पार्ट है उसके पास राइबोसोम नहीं चिपका होता, इसीलिए वह कैसा दिखता है? चिकना दिखता है। उसका काम क्या है? उसका काम है लिपिड को बनाना, स्टेरॉयड को बनाना। यह क्या क्या बनाता है? लिपिड बनाएगा और स्टेरॉयड बनाएगा। कौन? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड को और स्टेरॉयड को बनाएगा। और सबसे बड़ा काम होता है, यह डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। भैया अब एक वर्ड आया, भारी भरकम वर्ड लग रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है कि जैसे कि हमारे बॉडी में कोई जहरीला पदार्थ या फिर किसी दवाई का रिएक्शन, यह मान लो कि आपके बॉडी में कोई जहर बन रहा है, तो उसको कौन डिटॉक्सिफिकेशन करेगा? उसको कौन बाहर करेगा? उसको कौन काटेगा? उसको वही है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह काम है। आपको समझ में आया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम? कि यह डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। उसके साथ साथ ये लिपिड भी बनाता है, स्टेरॉयड भी बनाता है और इसके साथ साथ पॉलीसेकेराइड भी बनाता है। दूसरा पार्ट आता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? ये प्रोटीन को बनाता है। क्यों प्रोटीन को बनाता है? इसके पास चिपका हुआ रहता है राइबोसोम, और राइबोसोम चिपका हुआ है, उसी के कारण से ही क्या बना पाता है? प्रोटीन बना पाता है। क्योंकि राइबोसोम क्या बनाने का काम करता है? प्रोटीन बनाने का काम करेगा। भैया क्या बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 भाग है, एक क्या है? स्मूथ वाला, दूसरा क्या है? रफ वाला। तो रफ क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके पास क्या चिपका हुआ है? राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। राइबोसोम चिपकने के कारण से ही क्या है? वह खुरदुरा है। और चिकना यह क्यों है? क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है। भैया ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम सेल के अंदर फ्री स्टेट में होता, मतलब कहीं कहीं बिंदा की तरह यह राइबोसोम पाए जाते हैं। और कुछ क्या होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपका हुआ जो कि प्रोटीन बनाने का काम करेगा। तो जो प्रोटीन बना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो कहाँ चला जाएगा? गोल्जी बॉडीज के पास चला जाएगा और गोल्जी बॉडी क्या करेगा? उसको अपने पास स्टोर कर लेगा। अगला है लवक। ये इसको प्लास्टिड भी कहते हैं। किसमें पाया जाता है? ये पात्र कोशिका में पाया जाता है। और एक पदार्थ होता है जो कहीं पे धसा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रीमा कहते हैं। क्या कहेंगे? स्ट्रीमा कहेंगे। और इसका आकार आकृति कैसा होता है? वो कुंडलित होता है, रिबन के तरह कुंडलित होगा। लवक का भैया 3 पार्ट होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूको मतलब क्या? व्हाइट, सफेद, मतलब कि यह जड़ में पाया जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट जो है इसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होगा, कैसा होगा? सफेद होगा। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, ये कैसा होगा? लाल होगा, जिससे पत्ती में, तना में पाया जाएगा। और तीसरा क्या बताए? क्लोरोप्लास्ट, जो कि हरा होता है, जैसे जो पिगमेंट देगा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? पत्ता हरा होता है ना, तो यह क्या होगा? पत्ते में पाया जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों?
कि ये जो लाइसोसोम है इसके पास बहुत सारा एंजाइम्स है, और ये क्या करता है कि एक सेल के अंदर क्या चीज डैमेज हो रहा है उसको ये इंगल्फ कर जाएगा, कोई वेस्ट मटेरियल है उसको ये इंगल्फ कर जाएगा। तो ये साफ सुथरा काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशन में ये खुद को संभाल नहीं पाता और एंजाइम क्या होता है, ब्लास्ट हो जाए, अपने आप को खा लिया। तो ये अपने आप को ही खा लेता है, अपने आप को डाइजेस्ट कर लेता है। इसको क्या कहते हैं, इसीलिए कहता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम को।